स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्वाम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। देखिए बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ और ये चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके जेई एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप अच्छे से इसको वीडियो को प्रॉपर वॉच करते हो तो। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये एसी फंडामेंटल एसी सर्किट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से एसएससी जेईई में कम से कम आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे देखने के लिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके आधार पे यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैं अक्सर देखा हूँ कि ये बता ही नहीं पाते हैं कि ये कौन सा नोटेशन है। एल्जेब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंबॉलिक नोटेशन है कि जे ऑपरेटर का क्या काम है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है वेक्टर का। तो ये सभी चीज़ें इसमें इस लेक्चर में आपको जानने को मिलेंगी आगे भी, और हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम्स है कि हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। आप देख सकते हो एक एक करके मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा सिंबॉलिक नोटेशन, तीसरा आपको पढ़ाया जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर जे, जे क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर। उसके बाद में आपको पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वेक्टर, पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और ये जो टॉपिक है ये वाला यहाँ से एसएससी तो फेवरेट बना हुआ है भाई। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुट करता है और जनरली ये ऐसा सर्किट आपको बना के देगा, उसको सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर बताना होता है। ठीक, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अपने से ही टाइप करता हूँ, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, पावर एंड रूट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में जितना हो पाएगा उतना मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, ये कुछ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वर्कर्स हैं, बड़े बड़े मशीन्स दिखाई दे रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मेंटेनेंस काम कर रहे हैं। ये पॉलीफेज सिस्टम है। तो पॉलीफेज सिस्टम जो होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके दैनिक जीवन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री मोटर चलाना है और बड़े बड़े उद्योग चलाने हैं, वहाँ पे सभी जगहों पे थ्री फेज पावर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वो जो थ्री फेज पावर सप्लाई है उसी को बोलते हैं पॉलीफेज सिस्टम। तो इसमें इसका क्या यूज है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है इसमें, वो चीज़ देखिए। इन मल्टी फेज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मल्टी फेज है मतलब थ्री फेज सप्लाई का जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इसका यूज होता है। अब कैसे होता है कि जो आर वाई बी फेज है, आर वाई बी, ये तीनों जो होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साथ होते हैं, ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं। आर वाई और बी तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, 120 डिग्री पे अंतराल पे रहते हैं। अब इसको हमें दिखाना है। जब इसको आप दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है जनरल टर्म में दिखाना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये जेड से हम दिखा सकते हैं इसको। इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में भी ए प्लस जे बी, ए और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं। और जो जेड है ये कार्सियन फॉर्म बोलते हैं। मतलब ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, तो उनके नाम पे रखा गया था ये कार्सियन। ठीक, अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर मीन्स जो हमारा ए है प्लस जे बी है, इन दोनों में जो हमारे ए हैं और बी हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, और ये इमेजरी होता है जे। जैसे आई भी हम दिखा सकते थे, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, या फिर आप जब फर्स्ट ईयर में आपके पास में मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे होगे तो उसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम आती है। डिमॉर्गन्स थ्योरम में वहाँ पे काल्पनिक संख्याएं पढ़ाई जाती हैं आपको।
तो उसमें आई माना जाता है। यहाँ पे भी आई मान सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि यहाँ पे अगर हम आई मान लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि करंट कौन सा है और क्या हम हमारा जो आई है मतलब इमेजिनरी फॉर्म हो वो क्या है। इसकी वजह से यहाँ पे आई नहीं माना जाता है, जे ऑपरेटर माना जाता है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर्स हैं उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, वो चार प्रकार से होता है। सिंबॉलिक नोटेशन मेथड है, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तीसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चौथा है पोलर फॉर्म है। तो इन सबको हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, सिंबॉलिक नोटेशन मेथड। सिंबॉलिक नोटेशन जो मेथड होता है, ये सिंपली आपका जैसे कोई एक ईएमएफ है ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस JB1। अगर हमारा ये E1 है, अगर हम E2 लेते हैं तो A2 प्लस JB2। ये सिंबॉलिक नोटेशन मेथड है। लेकिन अब हम लिखते कैसे हैं इस चीज़ को, देखिए लिखते कैसे हैं, उसके लिए आपको इस फिगर पे केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यक्स मतलब ये चार्ट आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक। इस कोऑर्डिनेट में हम मानते हैं कि यहाँ से E1 5 डिग्री कोण बनाते हुए इसकी जो कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ठीक। 5 डिग्री कोण बनाते हुए ये एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है A1 है वो मान लीजिए 5 वोल्ट है, B1 है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है, ठीक है। तो A1 और B1, A1 इधर है, B1 यहाँ पे है वाई एक्सिस पे। तो ये चीज़ें जो रिजल्टेंट निकलेगा इसका, रिजल्टेंट का मतलब ए और बी है, इनके बीच में जो एंगल आया फाई, इसके कारण इसका जो वैल्यू चेंज होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वो वैल्यू हमारी क्या होगी। तो उसी को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ वेक्टर एनालिसिस है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इन वेक्टर को जो हम सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस तरह करके निकालते हैं, इंटू 2p cos थीटा, ये फोर्स के लिए होता है। तो वहाँ पे वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सभी झंझट से छुटकारा लेने के लिए हम क्या करते हैं, जे ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्लियर। अब एक्चुअल में E1 की क्या वैल्यू है, E1 की ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो रियल नंबर्स हैं A1 प्लस B1, इसका स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लेना होगा, तब आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। और जे ऑपरेटर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में। वो आगे हम अभी पढ़ाएंगे आपको कि जे ऑपरेटर की वैल्यू कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट में कितनी होती है। वैसे इसकी जो वैल्यू है अंडर रूट -1 होती है, ठीक है। तो वो चेंज होती है डिग्री टू डिग्री, मतलब कोऑर्डिनेट में जैसे जैसे हम एंगल चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होती है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, जो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर जे, इसका क्या यूज है, क्यों करते हैं, महत्व क्या है इसका। इसका देखिए सिंपली यानी आप जो जे ऑपरेटर है ये इंडिकेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब कोई ये आप मान लेते हैं फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। जे ऑपरेटर क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें जे ऑपरेटर ये दिखाता है कि ये वेक्टर की पोजीशन क्या है, वो फर्स्ट एंगल में है, सेकंड एंगल में है, थर्ड एंगल में है, फोर्थ एंगल में है, कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, फिर वो वेक्टर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ये चीज़ हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। उसका एंगल क्या है, पॉइंट पॉइंट तक निकाल सकते हैं जे ऑपरेटर की सहायता से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जे ऑपरेटर की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए जे ऑपरेटर की जो वैल्यू है 90 डिग्री है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अंडर रूट -1 होगा। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो ये क्या है, अब आगे मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ये जो वैल्यू है जे की
ये है 90 डिग्री पर, और इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, √-1 होगी। अब हम आगे यहाँ से जब जाएंगे, मतलब ये वाला यहाँ पे आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में यहाँ पे जो ई होगा, ईएमएफ होगा, वो निगेटिव हो गया हमारा। निगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि माइनस इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, यहाँ पे यहाँ एक्स डैश है, तो इधर जब हम जीरो के इधर चलते हैं तो माइनस हो जाता है, जीरो के इधर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से जब ऊपर और नीचे का भी होता है, तो जब इधर आएंगे तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो निगेटिव में चला जाएगा। तो निगेटिव में जब जाएगा तो जे ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे हम जे स्क्वायर लेते हैं। उसी तरह से आगे जब इधर आएंगे तो जे क्यूब लेंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो जे की पावर 4 लेंगे। तो ये वैल्यू अब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी उसको देखिए, √-1, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा ना। अगर हम इसका क्यूब कर लेते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो मतलब -√1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे हो गया। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट में अगर कोई वेक्टर आता है तो वहाँ जे हमको लिखना होगा, वो इमेजिनरी होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसी तरह अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखें तो यहाँ पे जे की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जे स्क्वायर की वैल्यू, जे क्यूब की वैल्यू, जे की पावर -4 की वैल्यू, जे की पावर 5 की वैल्यू, ये क्या आती है और हम कैसे जे को लिख सकते हैं। अगर 1/j है तो जे की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम j/j स्क्वायर लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखने के बाद इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब जो समृद्ध संख्याएं आप पढ़े हैं वही सिंपली फंडा यहाँ भी अप्लाई होता है। वो वेक्टर के लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज समझना ये होगा कि नोटेशन बस चेंज हुआ, वैल्यू सभी सेम उसी तरह से वर्क कर रही हैं। ये बता दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। कंजुगेट का मतलब यही होता है कि इफ़ कोई वेक्टर ये ऐसे लिखा है, कोई क्वांटिटीज़ लिखी गई है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -j भी हो जाएगा। ये जो सिंबल है यही चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। अब इसका यूज क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपके पॉलीफेज सिस्टम। इसका यूज ये होता है कि द सम ऑफ टू कंजुगेट नंबर्स गिव इन फेज आर एक्टिव कंपोनेंट एंड देयर डिफरेंस गिव क्वाड्रेचर आर रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं, देखिए इस एक्सिस पे जो होता है साइन थीटा हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये v साइन थीटा है, यहाँ पे v कॉस थीटा है, ठीक है। ये इस एक्सिस पे, इसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। तो अगर कंजुगेट को हम क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक्टिव कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब v कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्वाड्रेचर कंपोनेंट आएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू, ये वाला जो एरिया होगा इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंजुगेट मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देख लीजिए, टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर। टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जो वेक्टर का है वो किस तरह से डिनोटेशन होता है, इसका फिगर यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। ये ई कॉस थीटा है, ये ई साइन थीटा है, ठीक है। यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, तो जो एंगल थीटा बन रहा है इसका हमें, ये फर्स्ट एंगल का है, इधर सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इसी तरह से ये रोटेट करते हुए यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में अगर हमें किसी वेक्टर को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। एक्स कंपोनेंट जो होगा, मतलब इस एक्सिस पर, वो कितना है, ई कॉस थीटा है, और वाई कंपोनेंट क्या है, ई साइन थीटा है, ठीक है। अब इस वेक्टर को अगर हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे, जैसे कोई ईएमएफ है उसको दिखाना होगा तो ई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये जो जे साइन थीटा है, ये जे तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इन दोनों की क्या वैल्यू है, इसकी पोजीशन क्या है,
उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनली जो ईएमएफ मिलेगा इतना मिलेगा। अब ये भी एक मेथड है वेक्टर को सॉल्व करने का। पीछे जो आप पढ़े कॉन्जुगेट, वो भी एक मेथड है वेक्टर को सॉल्व करने का। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे होगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये इस तरह से भी है, दिख सकता है। ठीक, जब इस तरह से दिख सकता है तो a इक्वल टू ई कॉस थीटा, b इक्वल टू ई साइन थीटा जनरल टर्म में। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है वो वेक्टर प्लस हो सकता है वेक्टर माइनस हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, कोई भी सिंबल ले सकते हो, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वेक्टर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई की पावर प्लस माइनस जे थीटा। अब जे थीटा का मतलब होता है, इसका मतलब ही पूरा यही होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हमें एक्सपेंड करना है, ई की पावर अगर लिखा हुआ है माइनस जे थीटा, तो इसका मतलब होगा कि कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कहाँ से आता है, और इसका दूसरा नाम है यूलर्स इक्वेशन। ये 18th सेंचुरी में एक लेनॉर्ड यूलर थे वैज्ञानिक, उन्होंने खोज निकाला था, तो उनके नाम पर ही इसको यूलर्स इक्वेशन रखा गया। पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो हम कोई भी वेक्टर है, जैसे ई एंगल है प्लस माइनस थीटा, इसको हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लें कोई, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है 10 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अगर b बराबर दे दिया तो वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, और वोल्टेज 30 डिग्री, अगर करंट की वैल्यू भी सपोज यहाँ पे दे दिया 5 एम्पियर और 0 डिग्री, तो वोल्टेज हमारा 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से। इससे हम ये देखते हैं। तो ये भी एक मेथड है वेक्टर को सॉल्व करने का, ये एक सुपर मेथड है जिसको कह सकते हो आप। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि पोलर फॉर्म जो होता है इसका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हो आसानी से, बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाता है। तो ओवरऑल जितना हम पढ़े हैं उसका क्या मतलब निकलता है उसको हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम e इक्वल टू ए प्लस जे बी की तरह देखते हैं। इस तरह मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में अगर दिया होगा वेक्टर तो e इंटू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इस तरह दिया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो e इंटू ई टू दी पावर प्लस माइनस जे थीटा दिया होगा। पोलर फॉर्म में दिया होगा तो e इक्वल टू ई एंगल, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, प्लस माइनस वो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस रहेगा तो जनरली नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस रहता है तो लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं प्रयास करूँगा एसएससी जेईई में और कंपटीशन में इसमें डालने की, क्योंकि ये थोड़ा डिप्लोमा लेवल से हाई हो जाता है तो कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसमें रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके हिसाब से मैं फिर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स।